हेलो एवरीवन, मैं पीके गौतम स्वागत करता हूं आप सभी का टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो सबसे पहले आप लोग को जो थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम गया जिसमें आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो उसके लिए ढेर सारा शुभकामना आपका। और मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप लोग का जो मार्क्स है वो बहुत ही बेहतरीन मार्क्स है। तो अब जब आपका थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम कंप्लीट हो गया है तो अब आप लोग फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी में लग गए होंगे। तो अगर हम बात करें फोर्थ सेमेस्टर का, तो एज यूजुअल जैसे आपने थर्ड सेमेस्टर में देखा था कि आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ना होता है, तो फोर्थ सेमेस्टर में भी आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ना होता है। तो अगर बात करें फोर्थ सेमेस्टर का, तो फोर्थ सेमेस्टर में आपको जो 5 पेपर पढ़ना है उसमें आपके पास आता है एडवांस सर्विंग, आपके पास आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, आपके पास आ जाता है थियरी ऑफ स्ट्रक्चर, आपके पास आ जाता है हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग, आपके पास आ जाता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड प्लानिंग। तो आप क्या देख रहे हो कि सर टोटल जो 5 सब्जेक्ट है, इन 5 सब्जेक्ट्स में आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं एडवांस सर्विंग के बारे में। तो अगर हम बात करें एडवांस सर्वेइंग के बारे में, तो आप जनरली देखते हो कि ये डिप्लोमा का ऐसा ट्रेंड रहता है, मतलब बोल तो नहीं सकते कि बिल्कुल श्योर है, बट ऐसा माना जाता है या ऐसा ट्रेंड आप देखे भी होंगे कि जनरली हर सब्जेक्ट में आपको 5 यूनिट पढ़ना होता है। तो जब हम लोग बात करेंगे एडवांस सर्वेइंग का, तो एडवांस सर्वेइंग में भी आपको 5 यूनिट पढ़ना है। तो कहने को तो यहाँ पे आपको 5 यूनिट दिख रहा होगा, लेकिन उस 5 यूनिट में भी अगर आप देखिएगा तो 5 यूनिट में भी सब यूनिट कर करके बहुत सारे यूनिट जो है वहां पे आपको देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करें यूनिट नंबर 1 का, तो यूनिट नंबर 1 में आपको पढ़ना है प्लेन टेबल सर्वेइंग के बारे में। तो अब प्लेन टेबल सर्वेइंग क्या होता है वो चीज को पहले समझते हैं। तो यहाँ पे ना आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा होगा? तो सर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा क्या? तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा एक प्लेन टेबल। यहाँ पे आपके पास क्या दिखाई दे रहा होगा? एक प्लेन टेबल। तो इस प्लेन टेबल में हम लोग क्या देख रहे हैं, इस चीज को समझिएगा कि इस प्लेन टेबल में हम लोग क्या देख रहे हैं कि सर एक बिल्कुल टेबल जैसा एक चीज दिखाई दे रहा है। नीचे में आपके पास लेग लगा हुआ है जिसको हम लोग बोल देते हैं ट्राइपॉड। इसको क्या बोल देते हैं सर? इसको बोल देते हैं ट्राइपॉड। ये जो इसके ऊपर जो क्लैंप किया गया है, नीचे में देखिएगा ना जैसे स्क्रू वगैरह होता है ना, नट बोल्ट जैसा, तो वहीं पे यहाँ पे भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट रहता है जिसके सहारे हम लोग क्या करते हैं कि इस टेबल को यहाँ पे कस देते हैं। और इसके साथ साथ आपको अलग अलग इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहा है, इसको बोल देते हैं स्प्रिट लेवल। यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोल देते हैं कंपास। तो अब आप बोलिएगा कि सर हम लोग को जब आप कंपास सर्वेइंग पढ़ा रहे थे, तो कंपास सर्वेइंग में तो आपने बताया था कि सर जो हमारे पास कंपास होता है या तो वो प्रिज्मेटिक हो सकता है या तो वो सर्वेयर हो सकता है। बट वहां पे तो सर आप कुछ अलग कंपास का बात कर रहे हैं। तो इस कंपास को हम लोग बोल देते हैं ट्रफ कंपास। अब ट्रफ कंपास का क्या खासियत होता है? ये ना आपको ओरिएंटेशन करने में, डायरेक्शन बताने में मदद करेगा। कैसे? क्योंकि सर कोई भी जो कंपास रहेगा सर उसके अंदर एक मैग्नेट नीडल लगा हुआ रहता है सर। अब आप हम लोग जानते हैं कि मैग्नेट का प्रॉपर्टी क्या रहता है सर, कि ये हमेशा अपने आप को नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में अलाइन करेगा। तो अब इसके सहारे हम लोग पता लगा सकते हैं कि जो मेरा नॉर्थ डायरेक्शन है वो नॉर्थ डायरेक्शन किधर रहने वाला है। तो ये जो ट्रफ कंपास है वो आपको डायरेक्शन बताने में मदद करता है। ये जो हमने बताया इसको हमने बोल दिया स्प्लिट बबल, या इसको हम लोग बोल देते हैं लेवल ट्यूब। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है सर? लेवल ट्यूब आ जाता है। अब लेवल ट्यूब के अंदर क्या रहता है सर? एक स्प्लिट बबल रहता है। अब क्या है, जैसे देखिए कि अगर टेबल आपके पास इंक्लाइन रहेगा, तो टेबल इंक्लाइन रहेगा तो उसके कारण स्प्लिट बबल को जब आप रखिएगा तो वो इंक्लाइन हो जाएगा। बबल आपका ऊपर की तरफ या बबल आपका नीचे की तरफ जो होता है वो शिफ्ट कर सकता है। तो यहां से आपको स्प्लिट लेवल जो है वो नाम से पता चल रहा है कि सर लेवल ट्यूब मतलब लेवलिंग करने के काम में आएगा। लेवलिंग मतलब क्या? कि सर ये जो बिल्कुल मेरा टेबल है वो हॉरिजॉन्टल रखा गया है कि नहीं रखा गया, कि वो कुछ इंक्लाइंड है या कुछ ऐसे ही इंक्लाइंड है। तो हॉरिजॉन्टल रखा गया है कि नहीं रखा गया है, उसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहा होगा, तो इसको हम लोग बोल देते हैं यू फ्रॉक। यू फ्रॉक मतलब क्या? कि सर इसका जो शेप है ना वो शेप कैसा है सर? तो इसका शेप जो है सर वो यू लेटर के जैसा है। इसका शेप का अगर हम लोग बात करें तो इसका शेप जो हमको देखने को मिल रहा है सर वो कुछ यू लेटर के जैसा शेप देखने को मिल रहा है सर। उसके साथ साथ हम लोग क्या देखते हैं कि सर यहाँ पे ना एक हुक लगा हुआ रहता है सर। यहाँ पे एक हुक लगा हुआ रहता है सर, और इस हुक के सहारे क्या लगा हुआ रहता है सर? एक प्लम्ब जो है वो लगा हुआ रहता है सर। तो हमने क्या देख लिया कि सर एक हमारे पास यू फ्रॉक है, इसमें एक प्लम्ब भी लगा हुआ है सर, तो एक प्लम्ब भी लगा हुआ है। तो अब इसके सहारे हम लोग क्या करते हैं कि इस टेबल के अंदर ना इस यू फ्रॉक को इंसर्ट करेंगे। तो टेबल के अंदर जब इस यू फ्रॉक को इंसर्ट करेंगे तो ये पॉइंट जहां पे रहेगा आपका प्लम्ब जो है वो उसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब इसका जब एक्चुअल में आप कंस्ट्रक्शन देखोगे तो एक्चुअल में कंस्ट्रक्शन आपके पास कुछ ऐसा दिखाई देगा। एक्चुअल में जो कंस्ट्रक्शन है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। ऐसा कंस्ट्रक्शन इसका बनाया हुआ रहता है। मतलब क्या? तो मतलब यही सर कि इस पॉइंट के जस्ट नीचे आपको ये प्लम्ब जो है वो देखने को मिलेगा। तो आपको टेबल के ऊपर किसी भी पॉइंट को, जो ग्राउंड पे जो पॉइंट है, जैसे यहाँ पे इंसर्ट किया तो प्लम्ब जो है वो ग्राउंड के जिस पॉइंट को टच कर रहा है उसी पॉइंट को अगर हमको टेबल पे जो हमने सीट लगा रखा है, इस टेबल के ऊपर हम लोग क्या करते हैं ड्राइंग सीट लगा
लगा देते हैं क्लिप के सहारे, तो उस ड्राइंग पे जो ग्राउंड का पॉइंट है या सीट पे ग्राउंड के पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल कर लेते हैं सर, यू फ्रॉक का इस्तेमाल कर लेते हैं। उसी तरह से आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा एलिडेट। अब एलिडेट क्या रहता है, तो यहाँ से ना एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछा जाता है कि सर फिड्यूशियल एज क्या होता है। तो फिड्यूशियल एज के बारे में जब हम लोग बात करेंगे, से पढ़ेंगे तो मैं वहाँ पे आपको बताऊंगा ही, बस एक बेसिक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। तो वहाँ पे ऐसा समझ लीजिए कि ये जो आपका एलिडेट दिखाई दे रहा है ना, ये एलिडेट आपको एक्चुअल में कैसा दिखाई देगा, तो ये जो एलिडेट आपको दिखाई देगा वो कुछ एक्चुअल में आपके पास ऐसा दिखाई देगा। ये जो एलिडेट रहेगा वो कुछ आपके पास ऐसा दिखाई देगा। वो एलिडेट कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पे एक साइड आपके पास क्या लगा रहेगा सर, एक नैरो सा स्लिट लगेगा और एक साइड आपके पास हेयर लगा हुआ रहता है। अब एक एज के साइड मार्किंग ऐसे किया हुआ रहता है, एक साइड आपके पास क्या किया हुआ रहता है सर, मार्किंग किया हुआ रहता है। तो जो एलिडेट का एज जिसपे मार्किंग किया हुआ रहता है आपके पास डिस्टेंस का मेजरमेंट करने के लिए, उसी को हम लोग बोल देते हैं फिड्यूशियल एज। तो इधर आपके पास मार्किंग किया हुआ रहेगा। अब जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ से आपने किसी एक पॉइंट को देखा, अब उस ग्राउंड पे जो आप पॉइंट को देख रहे थे, मान लेते हैं कि वो था 50 मीटर। अब जो आप स्केल यूज कर रहे हो मैप बनाने के लिए, वो मान लेते हैं कि आप यूज कर रहे हो कितने का, तो मान लेते हैं कि 1:2 या 1 सेंटीमीटर इज टू हम लोग 100 मीटर का स्केल यूज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि सर जब हमारे पास 50 सेंटीमीटर होगा या 1:10 मीटर मान ली, तब थोड़ा सा कन्वीनियंट आपको लगेगा। तो सर 50 मीटर मतलब कितना, कि सर 10 मीटर के लिए 1 सेंटीमीटर लंबा लाइन, तो 50 मीटर के लिए सर हम 5 सेंटीमीटर लंबा लाइन। तो यहां से क्या करेंगे कि सर उस पॉइंट को देखते हुए हम लोग 5 सेंटीमीटर लंबा लाइन खींच देंगे। तो आप क्या कर रहे हो कि इसके सहारे, जो फिड्यूशियल एज के सहारे है, उस ग्राउंड डिस्टेंस को आप मैप पे भी कन्वर्ट कर ले रहे हो। तो ये सारे कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कब, जब प्लेन टेबल सर्वेइंग पढ़ रहे होंगे तब। और प्लेन टेबल सर्वेइंग का सबसे जो इंपॉर्टेंट है, या जो सबसे सब सर्वेइंग से जितने भी हमने मेथड पढ़ा, चाहे चेन सर्वेइंग हो या कंपास सर्वेइंग हो या टेक्योमेट्री हो या लेबलिंग हो, उन सब से प्लेन टेबल को अलग ये बनाता है कि प्लेन टेबल में आप रीडिंग और जो स्केलिंग का काम करते हो, मतलब मैप पे प्लॉटिंग का काम और रीडिंग लेने का काम, दोनों काम आप एक साथ करते हो। बाकी मेथड में आप क्या करते थे कि पहले ग्राउंड पे जाकर के रीडिंग लेकर के आते थे और उसका जाकर के ऑफिस में उसका प्लॉटिंग करते थे। बट प्लेन टेबल सर्वेइंग का क्या खासियत है कि इसमें आप मैपिंग और प्लॉटिंग दोनों का काम जो है वो साथ साथ करते हो, तो ये इसको अलग बनाता है। तो हम लोग यूनिट नंबर 1 में इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारा जो प्लेन टेबल होता है वो प्लेन टेबल क्या होता है, प्लेन टेबल में यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट कैसे हैं, कैसे इसका हम लोग लेबलिंग करते हैं, कैसे इसका ओरिएंटेशन करते हैं, कैसा इसका हम लोग सेटिंग करते हैं, सेटिंग करते समय क्या क्या हम लोग वो चीज को ध्यान में रखना पड़ता है। तो उन सारी चीज के बारे में हम लोग यूनिट नंबर 1 में डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बेसिक आपके पास हो गया प्लेन टेबल सर्वेइंग। अब अगर सिलेबस का बात करें तो प्लेन टेबल सर्वेइंग में आपके सिलेबस में आपके पास अलग अलग चीज मेंशन है। सबसे पहले आपके पास क्या है कि सर प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग क्या होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग में मैं आपको बताऊंगा कि पैरेललिज्म क्या होता है। पैरेललिज्म मतलब क्या क्या कि सर जो भी ग्राउंड पे आप जो भी एक लाइन है उसी को अगर आप मैप पे लाइन खींच रहे हो, तो ये लाइन और ये लाइन दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगा कि नहीं होगा, तो इसी को हम लोग बोल देते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग। इसके बारे में हम लोग जब चैप्टर में आप आएंगे तो वहां पर डिस्कस करेंगे। अभी बस एक ब्रीफ इंट्रो है जिसमें आपको यह समझना है कि सर आपको इस पूरे सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे जब प्लेन टेबल सर्वेइंग पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि प्रिंसिपल क्या होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एसेसरीज ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग, कि सर हम लोग प्लेन टेबल में कौन कौन से एसेसरीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, सबका यूज क्या होने वाला है, सबका एडवांटेज क्या होगा, सबका डिसएडवांटेज क्या होगा, सबको यूज करते समय किन किन पॉइंट्स का हमको ध्यान रखना है। इन सारे चीज के बारे में जब हम लोग एसेसरीज के बारे में पढ़ेंगे वहां पे देख लेंगे। तो वही लिखा गया है कि एसेसरीज ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग एंड देयर यूजेस, उसका यूज क्या है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करना है। और उसके साथ साथ आपको एक एक्स्ट्रा टॉपिक ऐड कर दिया गया है, टेलीस्कोपिक एलिडेट। तो अब आप बोलिएगा कि सर अभी तो आपने बताया कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको एलिडेट बोल देते हैं, तो ये टेलीस्कोपिक एलिडेट का मतलब क्या हो गया। तो टेलीस्कोपिक एलिडेट का मतलब क्या हो गया कि यही आपके पास एलिडेट है, बट इस एलिडेट के ऊपर अब आपने क्या किया है सर, टेलीस्कोप भी लगा रखा है। तो अब टेलीस्कोप लगा देने से जो डिस्टेंस का मेजरमेंट है वो भी आप कर सकते हो और उसके साथ साथ आप साइटिंग भी कर सकते हो। उसके साथ साथ आप वर्टिकल अगर कोई एंगल है तो एंगल का भी मेजरमेंट कर सकते हो। तो जब हम लोग टेलीस्कोपिक एलिडेट पढ़ेंगे तब वहां पे इसके बारे में चर्चा कर लेंगे। तो ये आपके पास हो गया यूनिट 1 का। सबसे पहले 1.1 में आपको क्या पढ़ना था। अगर 1.2 का बात करें तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सेटिंग ऑफ प्लेन टेबल। अब जब सेटिंग का हम लोग बात करते हैं तो अभी मैंने आपको बताया कि सर ये जो कंपास है, कंपास के सहारे आप डायरेक्शन का पता लगाते हो। डायरेक्शन का पता लगाना मतलब प्लेन टेबल को ओरिएंट करना। तो ये चीज यहाँ पे लिखा गया है कि सर ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग। तो मैं आपको बताऊंगा कि ओरिएंटेशन जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें सर हमारे पास दो तरीका होता है, या तो सर नीडल के सहारे हम लोग कर सकते हैं या पिछले वाले लाइन को देख करके बैक साइड करके कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि सेटिंग ऑफ प्लेन टेबल में आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन टेबल पढ़ना है। अब ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन टेबल या तो बैक साइडिंग करके कर सकते हो या
तो मैग्नेटिक जो नीडल है या जो मैग्नेटिक मेरिडियन मेथड है, जो हम लोग बोलेंगे टफ कंपास की हेल्प से, उसके हेल्प से आप सेटिंग कर सकते हो। उसके बाद जो सबसे बाद में आपके पास आता है कि मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्विंग। तो प्लेन टेबल सर्विंग में ना 4 मेथड आपको पढ़ना होता है, बट आपके सिलेबस में सिर्फ 3 मेथड के बारे में बात किया गया है। एक मेथड कौन सा है सर? एक मेथड है रेडिएशन मेथड, एक आपके पास हो जाता है इंटरसेक्शन मेथड, एक हो जाता है आपके पास ट्रैवर्सिंग मेथड। और इसका मेथड तो 4 होता है, बट मैं चारों मेथड आपको बता दूंगा। बट यहाँ पे आपके सिलेबस में 3 ही मेथड लिखा गया है, सबका मेरिट और सबका डिमेरिट जो है वो क्या होगा वो यहाँ पे आपको डिस्कस करना है। तो एक बार मैंने सबको सबसे पहले ना आपको इस मेथड के बारे में समझा देता हूँ कि सर सारा मेथड होता क्या है, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि सर जब हम लोग पढ़ने जाए तो क्या क्या पढ़ने को हमको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला मेथड जो आ जाता है वो आ जाता है सर रेडिएशन मेथड। अब रेडिएशन मेथड क्या होगा उस चीज को समझिए। तो रेडिएशन मेथड क्या होता है उसके लिए हमने क्या समझ लिया, जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास कोई एक बड़ा सा एरिया रहता है, इसी एरिया को आपको सर्वे करना रहता है। तो एज यूजुअल सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो मेरे पास मेन स्टेशन है वो मेन स्टेशन को हम लोग मार्क आउट कर लेंगे। तो मान लेते हैं कि ए बी सी डी ऐसा कोई मेन स्टेशन रहता और ए बी सी डी ऐसा कोई हमारे पास मेन स्टेशन रहता, इसी का हमको सर्वे करना रहता। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ग्राउंड में कोई एक ऐसा पॉइंट सिलेक्ट करते जहां से चारों पॉइंट मेरा विजिबल रहे। तो रेडिएशन मेथड में आपको सबसे पहला चीज क्या याद रखना है कि सर एक बीच का ऐसा पॉइंट होना चाहिए जिससे हर एक स्टेशन जो है वो हमको दिखाई दे। तो हमने क्या किया सर, बीच में कोई एक स्टेशन सेलेक्ट कर लिया। अब इस स्टेशन पे हमने क्या किया सर, अपना जो प्लेन टेबल था उस प्लेन टेबल को हमने रख दिया। अब प्लेन टेबल को रखने के बाद सर एक सुटेबल स्केल जो है वो हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। मान लेते हैं कि हम लोग ऐसा मान के चल रहे हैं कि सर जो मेरा स्केल है वो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर का स्केल है। इसी स्केल से हम लोग क्या कर रहे हैं सर, मैप का प्लॉटिंग कर रहे हैं। वो चीज ऊपर में लिख देंगे। सबसे पहले ओरिएंटेशन करके पता लगा लेंगे कि नॉर्थ डायरेक्शन मेरे पास कहां पे है। अब उसके बाद क्या करेंगे उस चीज को समझिए कि जो मेरा मैप है, अब मैप पे कैसे कैसे ड्राइंग बनेगा वो देखिए। सबसे पहले यहाँ पे एलिडेट को रख करके आप ए को देखोगे और ए को देखने के बाद आप एक लाइन खींचोगे और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का ग्राउंड का डिस्टेंस कितना है वो आप मेजर कर लोगे। तो मान लेते हैं कि ग्राउंड का डिस्टेंस आपके पास आता है सर 50 मीटर। तो आप क्या करते हैं, एलिडेट से इसको साइड करते हुए उसी समय एलिडेट से ऐसे देखते हुए और एलिडेट के पीछे एक लाइन खींच देते। मतलब अभी आपके पास एक लाइन आ गया सर कुछ ऐसा। मान लेते हैं कि ये स्टेशन मेरे पास ओ था, तो आपने एक ओए लाइन खींच दिया जिसका लाइन कितना था सर 5 सेंटीमीटर का। दूसरा वो आपने क्या किया कि अब एलिडेट को ऐसे घुमाएंगे, घुमा करके बी को देखेंगे। तो ओ से बी मान लेते हैं कि देखें और ये था सर 40 मीटर। तो 40 मीटर रहता तो सर जो स्केल के अकॉर्डिंग 4 सेंटीमीटर एक लंबा लाइन खींच देते। सिमिलरली अब ओ से सी को देखते, मान लेते हैं सर ये डिस्टेंस रहता 60 मीटर, तो एक 6 सेंटीमीटर लंबा लाइन खींच देते। सिमिलरली इसको देखते मान लेते सर ये रहता 30 मीटर, तो एक 3 सेंटीमीटर लंबा लाइन खींच देते। तो अब आप क्या देख रहे हो कि आपके पास ये सारे पॉइंट्स जो है वो सारे पॉइंट्स आपको मिल गया। मतलब जैसा मैप आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा था वो सारा मैप आपको जो टेबल है, टेबल के ऊपर जो सीट है उस सीट पे आपको मिल गया। तो इस मेथड में आपने क्या किया, एक पॉइंट से हर डायरेक्शन में लाइट को रेडिएट करवा रहे हो, लाइट को निकाल रहे हो, इसीलिए इस मेथड का नाम हमने रख दिया रेडिएशन मेथड। दूसरा आपके पास क्या हो जाता है सर, इंटरसेक्शन मेथड। अब इंटरसेक्शन मेथड क्या होगा उस चीज को समझिएगा। जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास कोई एक रिवर रहता, अब यहाँ पे आ गए और ये कोई रिवर रहता। अब सर अब हमको क्या करना है कि रिवर के इधर कोई 2 पॉइंट रहता ए और बी। अब इसको सर हमको क्या करना रहता, साइटिंग करना रहता। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक साइड सर हम लोग प्लेन टेबल को रखते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने सर प्लेन टेबल को रखा। अब थोड़ा सा इमेजिनेशन को आप डेवलप कीजिएगा। यहाँ पे अपने प्लेन टेबल को रखा, एलिडेट को ऐसे रख करके, अभी मैंने आपको बताया था कि एलिडेट में एक साइड हमारे पास ऐसे यहाँ पे स्लिट रहता है और एक साइड ऐसे सर हॉर्स एयर रहता है। तो यहाँ से एलिडेट को रख करके ए पॉइंट को साइड करेंगे। तो साइड करते समय अब आपको क्या दिखाई देगा कि यहाँ से आपने देखना स्टार्ट किया ए को, जितना डिस्टेंस आपके पास रहता है वो डिस्टेंस आप कट कर लेते। बट सर यहाँ पे डिस्टेंस कट करेंगे कैसे, चूंकि यहाँ पे तो सर रिवर है और रिवर में तो डिस्टेंस हम लोग निकाल नहीं सकते हैं। तब हम लोग क्या करेंगे कि सर इस पॉइंट से हमने ये देखा कि सर ए जो हमारे पास है वो कुछ दिखाई दे रहा था, तो हमने बस एलिडेट के सारे एक लंबा लाइन लेकर के छोड़ दिया। हमको नहीं पता कि डिस्टेंस कितना है, बस दिखाई दे रहा था तो एलिडेट से देखा और एक लंबा लाइन लेकर के छोड़ दिया। तो हमारे पास मैप पे सर एक ऐसा लाइन आ गया। सिमिलरली हमने क्या किया कि इसी पॉइंट से बी को भी हमने देखा, तो इसी पॉइंट से हमने क्या किया सर, बी को भी देखा और बी की तरफ भी एक लंबा लाइन लेकर के छोड़ दिया। तो अभी आपके पास क्या दिखाई दे रहा होगा, तो सर मैप में हमारे पास इतना लाइन दिखाई दे रहा होगा। अब मान लेते कि ये पॉइंट कुछ सी रहता, तो ये सी पॉइंट रहता, इसी पे कहीं ए पॉइंट आता, इसी पे कहीं बी पॉइंट आता। अब हम लोग कोई दूसरा स्टेशन लेंगे जिसका नाम हमने क्या रख दिया सर, डी रख दिया। दूसरा स्टेशन डी रख दिया। अब सी से डी का तो आप मेजरमेंट कर सकते हो, तो सी से डी को मेजर करके हमने डी स्टेशन सेलेक्ट कर लिया। मान लेते कि अगर 30 मीटर रहता तो यहाँ से 3 सेंटीमीटर एक लंबा लाइन यहाँ पे खींच देते। अब डी से भी हम लोग क्या करेंगे, ए को भी देखेंगे और बी को भी देखेंगे। तो डी से सर ए को भी देख रहे होंगे और बी को भी देख रहे होंगे। अब जब डी से ए और बी दोनों को देख रहे होंगे तो ये जो लाइन जहां पे कट होगा
जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा वही एक्चुअल पोजीशन हो जाएगा ए और बी का। तो अभी थोड़ा सा आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, बट यहाँ पे बस ऐसा इमेजिन करिए कि सर ए को कट कर रहा था, ए वाले लाइन को यहां से भी कट करवा रहे थे, यहां से भी कट करवा रहे थे, तो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा था, इसीलिए इस मेथड को हमने बोल दिया इंटरसेक्शन मेथड। तो ये जब आगे हम लोग जब डिटेल में पढ़ेंगे तब वहां पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ये सर का गारंटी है, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या देख लिया कि सर हमारे पास एक इंटरसेक्शन मेथड हो गया। सिमिलरली हम लोग को क्या देखना है, तो सर ट्रावर्सिंग क्या होता है। तो सर जब हम लोग पढ़ रहे थे बेसिक सर्विंग, तो वहां पे भी हमने देखा था ट्रावर्स के बारे में। ऐसे जब आप इसमें भी पढ़िएगा तो यूनिट नंबर 3 में आपको ट्रावर्स के बारे में एक सेपरेट चैप्टर भी है, वहां पे भी हम लोग ट्रावर्स के बारे में बहुत डिटेल से चर्चा करेंगे। अभी सिलेबस में भी आप देखिएगा कि आगे जब इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो वहां पे ट्रावर्सिंग के बारे में आपके पास पढ़ना है, वो चीज आपको वहां पे निकल करके आएगा। तो हमने क्या बोलते हैं कि ट्रावर्सिंग में हम लोग क्या करते हैं सर, तो जैसे ट्रावर्सिंग में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे क्या करते थे सर कि इस पे जो हमारे पास रेडिएशन मेथड था वहां पे एक इंटरमीडिएट पॉइंट में कोई एक स्टेशन सेलेक्ट करके सारे पॉइंट को हम लोग देख रहे थे। बट जो हमारे पास ट्रावर्सिंग मेथड होता है, उस ट्रावर्सिंग मेथड में हम लोग क्या करते हैं, अब उस चीज को थोड़ा सा समझिएगा। तो ट्रावर्सिंग मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि सर जैसे मान लेते हैं कि यही हमारे पास एरिया रहता है, ए पॉइंट ए रहता है, ए पॉइंट बी रहता है, ए पॉइंट सी रहता है, ए पॉइंट डी रहता है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट को ए पे रखते हैं सर, ए पे रख करके ए पॉइंट से हमने डी को भी देखा और सी बी को भी देखा। तो यहाँ पे अभी जो मैप रहेगा उसमें ए से डी की तरफ एक लाइन रहेगा और ए से बी की तरफ एक लाइन रहेगा, और जितना डिस्टेंस रहेगा उतना डिस्टेंस लेकर के हम लोग कट कर लेंगे। तो डिस्टेंस लेकर के मान लेते हैं 50 मीटर रहता है तो सर 5 मीटर का डिस्टेंस पे हम लोग कट कर लेते हैं। सिमिलरली अब फिर प्लेन टेबल को लेकर के आएंगे बी पे, तो जब आप प्लेन टेबल को बी पे लेकर के आइएगा तो ऑलरेडी आपके पास इतना ड्राइंग तो बना हुआ रहेगा, एक पॉइंट ए रहेगा, एक पॉइंट बी रहेगा, एक पॉइंट सी रहेगा। अब यू फ्रॉक की मदद से बी पॉइंट को एग्जैक्टली यहाँ पे कोइंसाइड करवाएंगे, कोइंसाइड करवाने के बाद अब बी से सी को देखेंगे, तो सर बी से सी को देख लिया तो एक लाइन और एक्स्ट्रा आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जितना डिस्टेंस रहेगा उतना कट करके सी पॉइंट हमको मिल जाएगा। अब वापस से प्लेन टेबल को अब सी पे रखेंगे। तो अब आप क्या देख रहे हो कि प्लेन टेबल को सर हम लोग हर एक स्टेशन पे रख रहे हैं। तो अगर प्लेन टेबल को हर एक स्टेशन पे रख करके अगर आप कुछ ट्रावर्स जैसा स्ट्रक्चर जो है वो बना रहे हो तो उसी चीज को हम लोग बोल देते हैं ट्रावर्सिंग। तो यहाँ पे हम लोग ये मेथड हमारा क्या कहलाएगा सर, ट्रावर्सिंग कहलाएगा। अब सब मेथड का अपना एक मेरिट होता है, अपना एक डिमेरिट होता है, तो उन सारे मेरिट्स और उन सारे डिमेरिट्स के बारे में जब हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे होंगे तब वहां पे डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये आपके पास आ जाता है यूनिट नंबर 1 का कंप्लीट इंफॉर्मेशन, जिससे आपको क्या समझ में आया कि सर यहाँ पे आपने कोई भी न्यूमेरिकल का बात नहीं किया, मतलब यूनिट 1 से आपको कोई भी न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाएगा। यूनिट 1 सिर्फ और सिर्फ आपका थियोरेटिकल है, तो यहाँ से सिर्फ हम लोग थियोरी वाला जो पोर्शन है उसी चीज को कवर करेंगे। तो ये आपके पास हो गया यूनिट नंबर 1। अब यूनिट नंबर 1 के बाद हमारे पास क्या आता है सर, अब यूनिट नंबर 1 के बाद हमारे पास आता है यूनिट नंबर 2। तो हम लोग समझते हैं कि सर यूनिट नंबर 2 में हमको क्या पढ़ना है। तो यूनिट नंबर 2 जो आपके पास है उसमें आपको पढ़ना है थियोडोलाइट के बारे में। अब चूंकि यहाँ पे आपको जो लिखा हुआ है ना वो चीज बहुत छोटा छोटा दिखाई दे रहा होगा, बट कोई नहीं, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि सर यूनिट नंबर 2 में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो यूनिट नंबर 2 में अगर सबसे पहले हम लोग बात करें तो सर यूनिट नंबर 2 में हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है सबसे पहले कि सर हमारे पास थियोडोलाइट क्या होता है। तो यहाँ पे ना आपको एक पिक्चर दिखाई दे रहा होगा, एक पिक्चर दिखाई दे रहा होगा, ये जो पिक्चर दिखाई दे रहा है इसी पिक्चर को हम लोग क्या बोल देते हैं सर, तो इसी पिक्चर को हम लोग बोल देते हैं थियोडोलाइट। ये आपके पास क्या होगा, थियोडोलाइट। अब सबसे पहला एज यूजुअल कि सर जब भी हम लोग किसी भी इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग ये जानेंगे ना कि वो इंस्ट्रूमेंट जो होता है सर वो कितने टाइप का होता है, उसका क्या क्या यूज होता है। तो एज यूजुअल यहाँ पे भी लिखा गया कि सबसे पहले कि सर टाइप क्या होगा थियोडोलाइट का। तो थियोडोलाइट के टाइप के बारे में हम लोग देखेंगे कि सर एक थियोडोलाइट में ऐसा होगा जिसमें टेलीस्कोप कंप्लीटली मूव कर जाएगा 360 डिग्री से। तो जहां पे अगर आपके पास मतलब 180 डिग्री से रोटेशन पॉसिबल है उसको बोल देते हैं ट्रांजिट थियोडोलाइट, जहां पे रोटेशन पॉसिबल नहीं है उसको हम लोग बोल देंगे नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट। तो यहाँ पे आपको यही चीज देखना है कि आपके पास ट्रांजिट थियोडोलाइट क्या होगा और नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट क्या होगा। तो वो सब हम लोग टाइप्स ऑफ थियोडोलाइट पढ़ेंगे तो वहां पे उस चीज को देख लेंगे। उसके बाद दूसरा आपके पास आता है सर यूज ऑफ थियोडोलाइट। अब यूज ऑफ थियोडोलाइट में हमने क्या देखा कि सर जब चेन सर्वेइंग पढ़ रहे थे तब लीनियर मेजरमेंट ले रहे थे, जब कंपास सर्वेइंग पढ़ रहे थे तो हॉरिजॉन्टल एंगल का मेजरमेंट कर रहे थे, जब लेबलिंग कर रहे थे तो वर्टिकल डिस्टेंस का मेजरमेंट कर रहे थे। जब हम लोग थियोडोलाइट के बारे में पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे कि सर हॉरिजॉन्टल एंगल भी इससे मेजर कर सकते हैं। मतलब ये इंस्ट्रूमेंट अगर आप इसको ऐसे ऐसे घुमाइएगा तो हॉरिजॉन्टल एंगल, टेलीस्कोप को सर ऊपर नीचे घुमाइएगा तो वो आपका वर्टिकल एंगल। मतलब यहां से आप हॉरिजॉन्टल एंगल और वर्टिकल एंगल दोनों एंगल का मेजरमेंट जो है वो कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने क्या देख लिया कि यूज में सर हॉरिजॉन्टल एंगल का मेजरमेंट, वर्टिकल एंगल का मेजरमेंट, लीनियर डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस, इन सारे का मेजरमेंट जो है वो हम लोग यहाँ से करेंगे। तो यूज ऑफ थियोडोलाइट में उन सारे चीज के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। अब
उसके बाद आपके पास आ जाता है सर कंपोनेंट ऑफ ट्रांजिट थियोडोलाइट। अब समझिए कि सर जब हम लोग टाइप्स में आपको बात कर रहे थे तो हमने बताया था कि एक ट्रांजिट थियोडोलाइट होगा, एक नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट होगा, बट आपको जो पढ़ना है वो सिर्फ ट्रांजिट थियोडोलाइट पढ़ना है। तो यहाँ पे आपको यही बताना है कि सर कंपोनेंट क्या होगा, कि सर ये जो दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलेंगे, ये जो दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलेंगे, ये लोअर प्लेट क्या होगा, अपर प्लेट क्या होगा, ट्राइबर क्या होता है, ट्राइबर क्या होता है सर, ट्राइबेज क्या होता है, ये स्क्रू कैसा होगा सर, ये जो हमारे पास लगा हुआ है ये क्या होगा, वर्नियर प्लेट हमारे पास क्या होगा। तो इन सारे टर्म्स के बारे में हम लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे डिस्कस करेंगे। तो यही लिखा गया है कि सर कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे ट्रांजिट थियोडोलाइट के बारे में, वहां पे हम लोग देखेंगे, और हर एक कंपोनेंट का फंक्शन क्या होता है उस फंक्शंस के बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद आपको बोला जा रहा है क्या कि सर हम लोग इस थियोडोलाइट के सहारे रीडिंग कैसे लेंगे। तो वही लिखा गया है कि रीडिंग द वर्नियर ऑफ ट्रांजिट थियोडोलाइट। ये जो आपको वर्नियर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस वर्नियर का हम लोग रीडिंग कैसे लेंगे उस चीज के बारे में भी आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। तो यहाँ पे हमने क्या देख लिया कि सर रीडिंग द वर्नियर ऑफ ट्रांजिट थियोडोलाइट, वो चीज भी हम लोग यहाँ पे सेकंड यूनिट के पहले पोर्शन में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। अब इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है सर कि सर जब भी हम लोग कोई भी इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पे हम लोग दो तरह के एडजस्टमेंट के बात करते हैं। एक होता है सर टेम्पोररी एडजस्टमेंट, एक होता है परमानेंट एडजस्टमेंट। जैसे हमने पढ़ा था कंपास में भी कि सर हम लोग कुछ टेम्पोररी एडजस्टमेंट करते हैं, कुछ परमानेंट एडजस्टमेंट करते हैं। अब परमानेंट एडजस्टमेंट मतलब क्या कि सर आपका इंस्ट्रूमेंट के अंदर कुछ फॉल्ट आ गया तो उसको दूर करने के लिए आपको परमानेंटली एडजस्ट करना पड़ेगा। अब टेम्पोररी मतलब क्या कि आप इसको सेट करने गए, सेट करते समय हो सकता था कि नीचे का जो प्लेट है वो आपका सही से डिस्प्लेस नहीं किया हुआ रहता, तब उसके कारण कुछ दिक्कत आ सकता है। तो वो सारे एडजस्टमेंट जिसको आप फील्ड पे भी एक्यूरेट कर सकते हो, फील्ड पे आप इंस्ट्रूमेंट का सेटअप कर करके सही कर सकते हो, वो सारा इंस्ट्रूमेंट, सारा जो सेटअप आपके पास आएगा या सारा जो एडजस्टमेंट आएगा उसको हम लोग बोल देते हैं टेम्पोररी एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे किसका, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे टेम्पोररी एडजस्टमेंट ऑफ द ट्रांजिट थियोडोलाइट। जो भी हमारा ट्रांजिट थियोडोलाइट है उसका टेम्पोररी एडजस्टमेंट क्या होगा, उन सारे टेम्पोररी एडजस्टमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो बात आता है उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, यहां से सर हम लोग क्या क्या मेजर कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि सर यहां से हम लोग हॉरिजॉन्टल एंगल भी मेजर कर सकते हैं और यहां से सर हम लोग वर्टिकल एंगल भी मेजर कर सकते हैं। तो वही लिखा गया कि 2.3 में हमको हॉरिजॉन्टल एंगल का मेजरमेंट करना है और 2.4 में हमारे पास सर वर्टिकल एंगल का मेजरमेंट करना है। अब एंगल मेजरमेंट करने का सर हमारे पास अलग अलग तरीका होता है। उसमें एक तरीका हो जाता है जिसको बोल देते हैं डायरेक्ट मेथड, एक को हम लोग बोल देते हैं रिपीटेशन मेथड। तो दोनों मेथड से हम लोग देखेंगे कि कैसे एंगल का मेजरमेंट करते हैं। उसके बाद जो आपको पढ़ना है कि सर अगर आपने एंगल का मेजरमेंट किया और एंगल का मेजरमेंट करते समय कुछ भी गलती आया तो उस गलती को हम लोग कैसे रेक्टिफाई करेंगे, गलती को कैसे करेक्ट करेंगे, गलती को कैसे एलिमिनेट करेंगे, गलती को कैसे दूर कर सकते हैं। तो एरर्स एलिमिनेटेड बाय द मेथड ऑफ रिपीटेशन। अगर आपने रिपीटेशन मेथड का यूज किया उसके कारण जो भी गलती आपको आएगा उस गलती को आप कैसे दूर करोगे उसके बारे में आपको पढ़ना है। किसमें, तो सर जब हम लोग 2.3 डिस्कस कर रहे होंगे तब। अब 2.3 के बाद आपके पास आ जाता है 2.4। तो एज यूजुअल सर हमने बताया कि यहां से हम लोग हॉरिजॉन्टल एंगल का भी मेजरमेंट कर सकते हैं और वर्टिकल एंगल का भी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वर्टिकल एंगल का मेजरमेंट करने का अलग अलग मेथड आएगा। वहां पे हम लोग पढ़ेंगे कि सर रैंकाइन मेथड क्या होता है या अलग अलग जो मेथड्स होता है वो अलग अलग मेथड्स कौन कौन से होता है, उन सारे मेथड्स के बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये आपके पास यूनिट नंबर 2 जो है वो कंप्लीट होता है। तो अब बोलिए सर एक पोर्शन तो और बच गया। तो ये जो पोर्शन है इसको ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर रखा है सर सेमेस्टर 1 में, मतलब जब हम लोग बेसिक सर्विंग पढ़ रहे थे तब, बट फिर भी यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पे हम लोग को पढ़ना कैसे, ट्रावर्स कंप्यूटेशन, जो आपने पढ़ा होगा कि सर लैटिट्यूड क्या होता है। तो अब आप लोग को ना कुछ याद आ रहा होगा, क्या याद हो रहा होगा कि सर जब भी कोई एक लाइन रहता था सर तो हमने क्या देखा था कि सर ये नॉर्थ डायरेक्शन रहता था, ये ईस्ट डायरेक्शन रहता था, ये सर साउथ डायरेक्शन रहता था, ये हमारे पास वेस्ट डायरेक्शन रहता था। तो किसी भी लाइन का प्रोजेक्शन अगर हम लोग नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में लेते हैं उसको लैटिट्यूड बोल देते थे। तो अगर इसका लेंथ एल था तो इसका इधर का कंपोनेंट कितना आता था सर, ये आता था एल कॉस थीटा। तो ये हमारे पास सर कहलाता था लैटिट्यूड। इसका इस कंपोनेंट को लेते थे सर तो ये एल साइन थीटा आ जाता था, इसको बोल देते थे डिपार्चर। तो यहाँ पे आपको यही पढ़ना है कि सर लैटिट्यूड क्या होगा, डिपार्चर क्या होगा। अब क्या होता है कि सर जब हम लोग इस लैटिट्यूड डिपार्चर पढ़ते हैं तो वहां पे रीडिंग्स लेने का सर दो तरीका होता है। दो तरीका मतलब क्या कि सर एक तरीका में क्या होता है कि पहला लाइन हमने सर यहाँ पे मेजर किया ए बी, अब दूसरा बार जब लाइन का मेजरमेंट करेंगे तो वो बी के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं या फिर ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं। तो अगर बी के रिस्पेक्ट में आप करोगे तो वो डिपेंडेंट कहलाएगा और अगर सर ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में करोगे तो वो इंडिपेंडेंट कहलाएगा। तो वही लिखा गया है कि सर हमारे पास इसका मेथड का रीडिंग लेने का दो तरीका होगा। एक होगा कंजिक्यूटिव कोऑर्डिनेट। कंजिक्यूटिव कोऑर्डिनेट मतलब
इसके हेल्प से इसका, इसके हेल्प से अगले का, इसके हेल्प से अगले का, और इंडिपेंडेंट मतलब सर हर बार हम लोग ऑरिजिन के हेल्प से ले रहे हैं। तो वही इन दोनों मेथड के बारे में पढ़ना है, कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम और इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है वो क्या होता है। और इस चैप्टर से आपके एग्जाम में एक न्यूमेरिकल भी पूछा जाएगा कि सर हम लोग रीडिंग ले रहे थे, एक डेटा हमने मिस कर दिया, चाहे लैटिट्यूड का चाहे डिपार्चर का। ऐसा न्यूमेरिकल हमने फर्स्ट सेमेस्टर में भी, मतलब जो थर्ड सेमेस्टर था वहां पे भी हमने किया था, और यहाँ पे भी उसी टाइप का न्यूमेरिकल, उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन यहाँ पे पूछा जाता है। तो वो सारा चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे आपको लैटिट्यूड और डिपार्चर के बारे में डिस्कस करना होता है। नेक्स्ट हमने क्या बोल दिया कि सर जो भी हम लोगों ने रीडिंग लिया है, अब वो रीडिंग सर हमारे पास जो आएगा उसके लिए अलग अलग मेथड होता है। जैसे बॉडीज मेथड हो जाता है, ट्रांजिट मेथड हो जाता है। मतलब सर जैसे मान लेते कोई ट्रावर्स हम लोग बनाते, अब ट्रावर्स सर जब बिल्कुल सही से ही बनाते तो यहाँ पे सर क्लोज हो जाना चाहिए था, बट किसी कारणवश सर वो क्लोज नहीं हो पाया, मतलब कुछ ना कुछ का गलती आया सर। तो ये जो गलती आया, इस गलती को कंप्यूट करने का या गलती को डिस्ट्रीब्यूट करने का अलग अलग मेथड होता है। उसमें आपके पास ट्रांजिट मेथड आएगा, बॉडीज मेथड आएगा, ग्राफिकल मेथड आ जाएगा, अलग अलग एक्सियल मेथड आ जाएगा, अलग अलग मेथड आएगा। उन सारे मेथड के बारे में यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो वही लिखा गया है कि सर इसमें आपको पढ़ना है बैलेंसिंग ऑफ ट्रावर्स, कि सर जो गलती आ रहा है उसको कैसे आप बैलेंस करोगे, बॉडीज मेथड से, ट्रांजिट मेथड से, या गेल्स ट्रावर्स टेबल क्या होता है उसके बारे में, ग्राफिकल मेथड क्या होता है, उन सब चीज के बारे में हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मतलब यूनिट 2 जो आपका है सर वो दो चैप्टर का कॉम्बिनेशन है। एक आपके पास यहाँ पे थ्योरोलाइट भी पढ़ना है और ट्रावर्सिंग भी पढ़ना है। तो इस तरह से आपका यूनिट नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। मतलब यूनिट 2 से आपको क्या आइडिया लग गया कि सर यहाँ पे थियरी भी हमको पढ़ना है और उसके साथ साथ हमको सर न्यूमेरिकल भी यहाँ पे डिस्कस करना है। सर यहाँ पे हमको न्यूमेरिकल भी जो है सर वो एक आएगा। तो यहाँ से एग्जाम में आपका एक न्यूमेरिकल भी आएगा। तो ये आपके पास हो गया सर यूनिट नंबर 2। तो जैसे आपने देखा यूनिट नंबर 2 सर आपका दो चैप्टर का कॉम्बिनेशन था, उसी तरह से यूनिट नंबर 3 भी जो रहेगा वो भी दो चैप्टर का कॉम्बिनेशन रहेगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सर हमारे पास यूनिट नंबर 3 जो है वो यूनिट नंबर 3 क्या रहने वाला है। तो अगर यूनिट नंबर 3 का बात करें तो यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि सर यहाँ पे आपके पास दो चैप्टर आ रहा है। वो दो चैप्टर कौन कौन सा आ रहा है सर? तो वो दो चैप्टर जो हमारे पास देखने को मिल रहा है सर, वो दो चैप्टर कौन कौन सा है? तो एक चैप्टर यहाँ पे आ जा रहा है सर टेक्योमेट्री, और दूसरा जो चैप्टर आ रहा है सर उसको बोलते रहे कर्व सेटिंग। तो यहाँ पे हमने क्या बात कर लिया कि सर एक मेरे पास जो चैप्टर में आया उसको हमने बोल दिया टेक्योमेट्रिक सर्वेइंग, और इसमें जो दूसरा चैप्टर आया सर उसको हमने बोल दिया कर्व सेटिंग। इसमें जो दूसरा चैप्टर आया उसमें हमने किसका बात कर लिया सर? कर्व सेटिंग का। तो जैसे यूनिट 2 में आपको दो चैप्टर पढ़ना था, नाम तो यूनिट 2 एक ही चैप्टर का था, बट वहां पे थ्योरोलाइट और ट्रावर्सिंग देखा था। उसी तरह से यूनिट 3 में भी हमको दो चैप्टर डिस्कस करना है, जिसमें हम लोग बात कर लेंगे किसका? तो टेक्योमेट्रिक सर्वेइंग का, और बात कर लेंगे कर्व सेटिंग का। अब टेक्योमेट्री क्या होता है वो चीज को समझिएगा। तो टेक्योमेट्री में हम लोग ये देखेंगे कि सर हमारे पास एक टेक्योमेट्री डिवाइस होता है। सर एक टेक्योमेट्री डिवाइस होता है, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि सर टेक्योमेट्री क्या होता है। अब यहाँ से आपके पास, जैसे आपने लेवल ट्यूब में देखा था कि आपके पास 3 लाइट निकलते हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी एक लाइट निकलेगा। अब इसके सहारे आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा उसका आप मेजरमेंट कर सकते हो कि सर यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे कि डी इक्वल टू के एस प्लस का सी होता है, के को मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट, सी को एडिटिव कॉन्स्टेंट, एस क्या होता है सर कि अपर स्टीडिया लोअर स्टीडिया के बीच का डिस्टेंस। तो ये कैसे कैसे क्या आता है वो सारा चीज जब हम लोग चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो वहां पे हम लोग इसके बारे में बात कर लेंगे कि सर कैसे हम लोग एनालिटिक लेंस यूज करेंगे तो सी का वैल्यू 0 हो जाएगा, कैसे के का वैल्यू जो होता है सर वो 100 आ जाता है। तो ये सारा चीज जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे डिस्कस कर लेंगे। बेसिक आपको आइडिया क्या लगना है कि सर टेक्योमेट्री में हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस, मतलब कोई ग्राउंड रहता है सर वो कुछ ऐसा ऐसा रहता है, तो इनके बीच का वर्टिकल डिस्टेंस कितना है उसका कैलकुलेशन, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है उसका कैलकुलेशन। तो ये कैलकुलेशन हम लोग करते हैं टेक्योमेट्री से। तो याद रखिएगा कि जो यूनिट नंबर 3 है वो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। जैसे एक क्वेश्चन आपके पास न्यूमेरिकल पूछा जाएगा यूनिट नंबर 2 के सबसे लास्ट वाला पोर्शन लैटिट्यूड डिपार्चर से, उसी तरह से इसमें से दोनों चैप्टर से एक एक न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। एक न्यूमेरिकल आपका पूछा जाता है टेक्योमेट्रिक सर्वेइंग से, और एक न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाता है कर्व का सेटिंग करने से। तो यहां से दो न्यूमेरिकल भी कंफर्म है। तो यूनिट नंबर 3 आपके एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अब एक एक करके देख लेते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या क्या लिखा गया है कि सर हमको यूनिट नंबर 3 में क्या क्या पढ़ना है। तो अगर हम बात करें यूनिट नंबर 3 का, तो सर सबसे पहले जो आपको यहाँ पे डिस्कस करना है वो करना है क्या कि जो टेक्योमेट्री अभी मैंने डिवाइस बनाया उसका प्रिंसिपल क्या है सर। तो प्रिंसिपल के बारे में, उसके साथ साथ सर टेक्योमीटर जो हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें कौन कौन सा कंपोनेंट होगा, कौन कौन सा पार्ट्स होगा उसके बारे में। तो यहाँ पे लिखा गया है कि टेक्योमीटर में कौन कौन सा कंपोनेंट या कौन कौन सा पार्ट्स आएगा उसके बारे में।
और एक स्पेशल टाइप का आपके पास टेक्योमीटर होता है जिसको हम लोग बोल देते हैं एनालिटिक टेक्योमीटर। जैसे हमने पढ़ा था कि सर डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं KS प्लस का C। तो सर जब एनालिटिक यूज करते हैं तो C का वैल्यू आपके पास हो जाता है सर 0 और K का वैल्यू हो जाता है 100। मतलब जैसे ही आप एनालिटिक जो आपके पास टेक्योमीटर है उसका इस्तेमाल करोगे तो यहां से आपको कुछ नहीं करना है, बस ये वर्टिकल एस निकाल लेना है। तो उसके सहारे आप क्या करोगे कि 100 से मल्टीप्लाई कर लोगे और सीधा ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आप निकाल सकते हो। तो कितना आसानी से डिस्टेंस निकल गया कि बस अपर स्टीडिया का रीडिंग लोअर स्टीडिया का रीडिंग जो है वो हमने देख लिया, उसका मल्टीप्लाई 100 से करके डिस्टेंस का हमने मेजरमेंट कर लिया। तो ये जो आप C बराबर 0 और K बराबर 100 लिख रहे हो वो लिख पा रहे हो क्यों? क्योंकि आपने एनालिटिक लेंस का इस्तेमाल किया है। तो वही लिखा गया कि सर हम लोग एनालिटिक लेंस का यूज करेंगे तो क्या क्या चेंजेस आएगा उसके बारे में यहाँ पे आपको डिस्कस करना है यूनिट नंबर 3.1 में। अब 3.1 के बाद जब हम लोग बात करेंगे 3.2 का, तो सर जो अभी हमने फॉर्मूला बताया D = KX + C उसी के बारे में यहाँ पे बात करना। तो वही लिखा गया है कि सर टेक्योमेट्रिक फॉर्मूला फॉर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे और उसके साथ साथ टेलीस्कोप हॉरिजॉन्टल क्या होता है या टेलीस्कोप को हम लोग सर वर्टिकल कैसे मतलब आपको जैसे यहाँ पे देखिए कि सर जो आपने इंस्ट्रूमेंट रखा तो इंस्ट्रूमेंट को आपने कैसे रखा? सर इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल हॉरिजॉन्टल था, जो आप स्टाफ रख रहे थे वो बहुत बिल्कुल वर्टिकल रख रहे थे। तो लेकिन सर ये भी तो केस हो सकता है कि मान लेते ग्राउंड हमारे पास कुछ एंडुलेटिंग रहता, तो हो सकता है सर कि हमारे पास टेलीस्कोप जो रहता है वो इंक्लाइन रहता, स्टाफ वर्टिकल रहता। या एक केस ऐसा हो सकता है सर कि इंस्ट्रूमेंट जो हम लोग रख रहे हैं वो तो हॉरिजॉन्टल रहता बट ग्राउंड जो रहता है सर वो कुछ इंक्लाइन रहता। तो इंस्ट्रूमेंट हॉरिजॉन्टल है, हमारा जो स्टाफ रख रहे हैं वो सर हमारे पास इंक्लाइंड है। या एक केस ऐसा होता कि सर जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट जो है वो इंस्ट्रूमेंट भी सर कुछ इंक्लाइंड है और जो स्टाफ रख रहे हैं वो भी कुछ इंक्लाइंड है। तो आपके पास 4 केस पॉसिबल है कि सर इंस्ट्रूमेंट हॉरिजॉन्टल स्टाफ वर्टिकल, या इंस्ट्रूमेंट इंक्लाइंड स्टाफ वर्टिकल, इंस्ट्रूमेंट हॉरिजॉन्टल स्टाफ इंक्लाइंड, या फिर इंस्ट्रूमेंट इंक्लाइंड स्टाफ इंक्लाइंड। बट आपको जो चीज यहाँ पे समझना है वो ये समझना है कि सर आपको बस ये पढ़ना है कि इंस्ट्रूमेंट हॉरिजॉन्टल और स्टाफ वर्टिकल। तो वही लिखा गया है कि सर आपको जो भी फॉर्मूला पढ़ना है उसमें ये पढ़ना है कि टेलीस्कोप आपके पास रहेगा वो रहेगा हॉरिजॉन्टल और जो स्टाफ रहेगा वो रहेगा वर्टिकल। तो बस इसी फॉर्मूला को पढ़ना, बट हम लोग इन सारी चीज को भी डिस्कस करेंगे ताकि अगर हमारे पास जेई वगैरह में कोई क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन को भी कैसे टैकल कर सके, तो उस चीज को भी अभी आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि सर हम लोग वर्टिकल डिस्टेंस कैसे निकाल लेंगे, अगेन सेम कंडीशन, ठीक है। तो वर्टिकल जब हम लोग डिस्टेंस का कैलकुलेशन करते हैं तो वहां पे हमारे पास 2 मेथड आता है, एक को हम लोग बोल देते हैं फिक्स्ड एयर मेथड, दूसरे को बोल देते हैं मूवेबल एयर मेथड। तो यहाँ पे आपको 2 मेथड पढ़ना होता है, फिक्स्ड एयर मेथड, दूसरे को हम लोग बोल देते हैं वेरिएबल एयर मेथड। अब उसमें क्या होता है वो चीज समझिए कि सर एक बार जैसे मान लेते हैं कि हमको वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करना रहता तो हम लोग सर स्टाफ को बस ऐसे करते जाएंगे, स्टाफ को आगे पीछे करते जाएंगे। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि सर इनके बीच का जो एंगल है सर वो आपके पास कांस्टेंट है, मतलब इस हेयर को आप मूव नहीं करवा रहे हो। बट दूसरा मेथड में हम लोग क्या देखते हैं कि सर जो हमारे पास स्टाफ रहेगा, अब हमने क्या किया कि स्टाफ में ये जो रीडिंग है एस उसको फिक्स कर दिया। आप चाहे आप स्टाफ को यहाँ पे रखिए या स्टाफ को यहाँ पे रखिए, ये जो एस रहेगा वो आपके पास कांस्टेंट रहेगा। मतलब इस केस में आपके पास इतना एंगल रहता, जबकि इसका रीडिंग लेते तो यहाँ पे आपके पास कुछ ये एंगल आता है, जबकि इसका रीडिंग लेते तो यहाँ पे कुछ और एंगल आता है। तो एक बार आप एंगल को सर अलग अलग रख रहे हो, बट एक बार सर आपका जो एंगल है वो फिक्स्ड है, स्टाफ का जो रीडिंग आ रहा है सर वो अलग अलग आ रहा है। तो एक को बोल देते सर फिक्स्ड एयर मेथड, एक को बोल देते मूवेबल एयर मेथड। जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तब ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे कि ये चीजें होती क्या है। तो ये आपको यहाँ पे 3.3 में इन सारी चीज के बारे में आपको स्टडी करना है। जब बात करते हैं 3.4 में, तो ये जो आपके पास कर्व आ जाता है, कर्व के बारे में यहाँ पे आपको डिस्कस करना है। तो 3.4 में हमको क्या पढ़ना है कि सर हमारे पास कर्व जो होगा वो कर्व कैसे कैसा टाइप का होगा। तो आप देखते हो कि सर एक हमारे पास रहेगा सिंपल सर्कुलर कर्व। सिंपल सर्कुलर कर्व मतलब कि कोई एक रेडियस आर लिए और इसी आर रेडियस का सर हमने कर्व बना दिया। दूसरा मतलब अब कर्व बनाने की जरूरत क्यों पड़ा, तो आपको पता है कि सर जब कोई एक रोड बिल्कुल सीधा जा रहा था, अब आगे में जगह नहीं रहा सर, रोड को हमको मोड़ना था, तो इसलिए हमको कर्व का जरूरत पड़ गया सर। अब ये जो कर्व हम लोग बनाएंगे तो सर सिंपल सर्कुलर कर्व मतलब क्या कि एक फिक्स रेडियस का हमने कर्व जो है सर वो हमने बना दिया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि सर हमने एक जो कर्व बनाया वो कुछ दूर तक तो सर आर रेडियस का था, बट कुछ और डिस्टेंस के बाद कुछ और आपके पास रेडियस हो गया। तो सर यहाँ पे कुछ और रेडियस का कर्व और यहाँ पे कुछ और कर्व, तो 2 कर्व मिला रहे हैं, इसको बोल देंगे कंपाउंड कर्व। एक ये भी तो हो सकता है सर कि एक हमने कर्व बनाया बिल्कुल फिर फ्लैट रोड हो गया, फिर हमने कर्व बना दिया। तो इसमें हमने क्या बोल दिया कि सर कर्व बनाया उसको फिर ब्रेक किया और फिर से कर्व बना दिया, इसको ब्रोकन बैक कर्व बोल देते हैं। एक कर्व ये भी हो सकता है सर कि एक कर्व हमने ऐसे बनाया और दूसरा कर्व सर रोड हमारा ऐसे मुड़ गया। तो आप क्या देख
लो कि एक का सेंटर इधर है, दूसरे का सेंटर ऐसे आया है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, रिवर्स कर्व या एस कर्व, क्योंकि एस शेप में आपके पास ये लेटर दिखाई दे रहा है। तो अलग अलग टाइप ऑफ कर्व आपको पढ़ना है कि सर सिंपल सर्कुलर कर्व क्या होगा, कंपाउंड कर्व क्या होगा, ब्रोकन बैक कर्व क्या होगा, एस कर्व क्या होगा, या इसको सर्पेंटाइन कर्व बोल देते हैं, रिवर्स कर्व बोल देते हैं, अलग अलग नाम होता है। वो जब चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या देख लिया कि सर हमारे पास अलग अलग कर्व जो हम लोग यूज करते हैं, चाहे रोड बनाने के लिए या रोड रेलवे बनाने के लिए, तो वो कौन कौन सा है। तो वही लिखा गया कि टाइप्स ऑफ कर्व यूज्ड इन रोड एंड रेलवे अलाइनमेंट। अगेन क्या बोला जा रहा है कि जब कर्व का हम लोग बात करते हैं तो सर कर्व को ना हम लोग दो तरीके से डिजाइन करते हैं, या तो उसके डिग्री से कि यहाँ पे सर कितना एंगल बन रहा होगा, कि डिग्री ऑफ कर्व क्या रहने वाला है, या फिर सर जो एंगल बनता है या रेडियस बनता है रेडियस के बेसिस पे। तो वही लिखा गया कि कर्व को हम लोग कैसे डिजिग्नेट करते हैं, कैसे पहचानते हैं। तो वही लिखा गया कि डिजिग्नेशन ऑफ कर्व हम लोग कैसे करेंगे, तो वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि 2 डिग्री कर्व क्या होगा, 3 डिग्री कर्व होगा, डिग्री कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, और उस फॉर्मूला से एक ऑब्जेक्टिव भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो वो फॉर्मूला भी हम लोग वहां पे डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद आपके पास आ जाता है क्या कि सर सिर्फ और सिर्फ सिंपल सर्कुलर कर्व, इसी के बारे में आपको पढ़ना है कि सर सिंपल सर्कुलर कर्व जो है वो हम लोग कैसे बनाते हैं। तो वही लिखा गया है कि सर सेटिंग ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व। अब इसका अलग अलग मेथड आएगा, अगेन वही ऑफसेट मेथड हो जाएगा, लॉन्ग कॉर्ड मेथड आ जाएगा, या रैंकाइन्स मेथड आ जाएगा, डिफ्लेक्शन एंगल मेथड आ जाएगा। तो अलग अलग आपके पास मेथड आ जाएगा। तो उन सारे मेथड्स के सहारे हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सर्कुलर कर्व को सेटिंग करना सीखेंगे। तो ये आपके पास कंप्लीट सिलेबस हो जाता है किसका, तो ये कंप्लीट सिलेबस हो जाता है यूनिट नंबर 3 का, जहां पे आपने 2 टॉपिक देख लिया। अब यहाँ पे सेटिंग ऑफ कर्व से भी एक न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, और एक आपके पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस मतलब टेक्योमीटर से भी न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। तो इस चैप्टर से आपके पास 2 न्यूमेरिकल आएंगे और बाकी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस रहेंगे। तो इस तरह से आपको क्या पता चल गया कि सर यूनिट नंबर 2 से भी न्यूमेरिकल, यूनिट नंबर 3 से भी न्यूमेरिकल, यूनिट नंबर 3 से तो 2 न्यूमेरिकल। तो टोटल आपके पास सर्वेइंग में 3 न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछा जाता है। जनरली जो ट्रेंड है, और मतलब इसी से आपका न्यूमेरिकल बनता भी है। तो ये 3 न्यूमेरिकल वाले टॉपिक्स हो गए, और बाकी तो थ्योरेटिकल का टॉपिक है, चाहे यूनिट नंबर 4 का बात कर ले, यूनिट नंबर 1 का बात कर ले, या यूनिट नंबर 5 का बात कर ले। तो अब देख लेते हैं सर कि यूनिट नंबर 4 में हमको जो है वो क्या पढ़ना है। तो अगर हम बात करें यूनिट नंबर 4 का, तो यूनिट नंबर 4 में आपको पढ़ना है किसके बारे में, एडवांस सर्वेइंग इक्विपमेंट्स के बारे में। अब एडवांस सर्वेइंग इक्विपमेंट्स में आपके पास अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स आएगा। उसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है 2 इंस्ट्रूमेंट, एक है ईडीएम और दूसरा आपके पास है टोटल स्टेशन। तो मेनली इन्हीं दोनों इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो सर सबसे पहले हमने बात कर लिया किसके बारे में, सर ईडीएम के बारे में। अब ईडीएम क्या होता है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, ईडीएमआई। इसका तो फुल फॉर्म भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, ये हमारे पास क्या हो गया सर, ईडीएम हो गया। अब ईडीएम का प्रिंसिपल आपसे पूछा जाता है, तो प्रिंसिपल क्या होगा, खुद से सोचिए कि सर हमारे पास, हमको पता है कि इसमें हमारे पास अलग अलग सर इंस्ट्रूमेंट रहता है। एक इंस्ट्रूमेंट को हम लोग बोल देते हैं क्या सर, तो एक इंस्ट्रूमेंट को बोल देते हैं इमीटर या सर रेडिएटर, जिससे आपका वेव जो है वो निकलता है। तो एक हमारे पास सर इमीटर हो गया, जिससे हमारे पास वेव क्या होगा सर, प्रोपेगेट करेगा, वेव हमारे पास सर निकलेगा। अब ये जो ईडीएमआई होता है वो 2 तरीके का होता है, जिसमें एक में क्या रहता है सर, तो एक में यहाँ पे लगा हुआ रहता है सर रिसीवर, और एक जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट रहता है सर, जिसमें क्या रहता है सर, जिसमें हमारे पास लगा हुआ रहता है रिफ्लेक्टर। तो एक चीज समझिएगा, एक आपके पास है सर रिफ्लेक्टर और एक आपके पास है सर रिसीवर। रिसीवर मतलब क्या करेगा सर, कि इस वेव जो यहाँ से निकला उसको वो रिसीव कर लेगा, और रिफ्लेक्टर क्या करेगा, इस वेव को वापस से सर वो क्या कर देगा सर, रिफ्लेक्ट कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे सर वेव निकला। अब आपको पता है जनरली कोई भी वेव निकले सर, उसको हम लोग स्पीड ऑफ लाइट के बराबर मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या बोल दिया कि सर स्पीड ऑफ लाइट हमको पता था कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अब जैसे ही सर इसको हमने ऑन किया, जैसे ही जो हमारा ट्रांसमीटर था, जो हमारे पास रेडिएटर था, उसको हमने ऑन किया, यहाँ पे एक स्टॉप वॉच लगा हुआ रहता है, स्टॉप वॉच ऑन कर लेते हैं। अब ये वेव यहाँ से जाएगा, और जैसे ही सर रिफ्लेक्टर के रिसीवर के पास पहुंचेगा, उसी समय एक आदमी रहेगा यहाँ पे, वो इंडिकेट कर देगा, अरे भाई पहुंच गए यहाँ पे। तो आप क्या कर लोगे, घड़ी को बंद कर लोगे, तो आपको टाइम निकल गया। तो टाइम मतलब कुछ मान लेते 10 सेकंड आया, तो 10 सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल, आप डिस्टेंस नहीं बता दिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो आपने इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट में क्या किया, ये आपके पास जो अलग अलग वेव्स हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि टोलेरोमीटर क्या होगा, जियोडोमीटर क्या होगा, डिस्टोमेट क्या होगा, मतलब यूवी रे रहेगा तब हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियो वेव रहेगा तब किसको, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होगा। तो वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जब चैप्टर पढ़ रहे होंगे तब। अभी बस आपको ये समझना कि इसका प्रिंसिपल क्या हुआ कि सर लाइट यहाँ से निकला और वो सर टकरा करके वापस आया, या इस केस में लाइट जो है सर वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया। तो इसके बेसिस पे हमने क्या बोल दिया कि हमारे पास सर जो ईडीएमआई होगा वो अलग अलग तरीके का होगा। तो इस तरह से आपने देख लिया कि ईडीएमआई क्या होता है।
ईडीएमआई का प्रिंसिपल क्या होगा, उसका फंक्शन क्या होगा, ये सारी चीज के बारे में हम लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे देख लेंगे। अब यहीं पे आपके पास पढ़ना क्या है कि सर इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल थियोडोलाइट, तो सब यूनिट नंबर 2 पढ़ रहे थे तो सिंपल थियोडोलाइट के बारे में पढ़ रहे थे, यहाँ पे आपको डिजिटल थियोडोलाइट के बारे में पढ़ना है। अब उसके बाद मतलब डिजिटल थियोडोलाइट क्या हो गया कि सर यहाँ पे आपके पास नॉर्मल थियोडोलाइट भी रहेगा और उसके साथ साथ ईडीएम भी लगा हुआ रहेगा, दोनों को कंबाइन कर देंगे तो वही आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल थियोडोलाइट जो है वो बन करके तैयार हो जाएगा। उसके बाद जो आपके पास आ जाता है सर वो आ जाता है टोटल स्टेशन। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि सर टोटल स्टेशन जो है वो हमारे पास टोटल स्टेशन क्या होता है। अब टोटल स्टेशन में सर हम देखिएगा कि टोटल स्टेशन ना अब जो भी काम आप करिए ना जाइएगा साइड पे, मोस्टली जो आप काम कीजिएगा वो टोटल स्टेशन के सहारे काम कीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सर टोटल स्टेशन हमारे पास होता क्या है, उससे कैसे कैसे हम लोग काम करते हैं। टोटल स्टेशन में अलग अलग फंक्शंस की के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वो अलग अलग जो हमारे पास फंक्शंस की होते हैं वो फंक्शंस की का क्या क्या यूज होता है, कि ऑन बटन क्या होता है, ऑफ बटन क्या होता है, किससे हम लोग फंक्शन में जाएंगे, किससे हम लोग सर स्केल जो है स्केल चेंज करेंगे, किससे हमारा फंक्शन जो है वो फंक्शन को चेंज करेंगे, वो सारे फंक्शंस की के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। उसी के बाद हम लोग क्या पढ़ लेंगे कि सर इसी टोटल स्टेशन से कैसे हम लोग हॉरिजॉन्टल एंगल का मेजरमेंट करते हैं, कैसे वर्टिकल एंगल का मेजरमेंट करते हैं, कैसे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का मेजर करते हैं, कैसे कोऑर्डिनेट्स का यूज करके हम लोग टोटल स्टेशन से वर्टिकल डिस्टेंस का मेजरमेंट कर लेते हैं। तो ये सारा चीज हम लोग टोटल स्टेशन के फंक्शन की के सहारे या फिर कैसे जो मेजरमेंट करते हैं उन सारी चीज के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। अब लास्टली फिर आपको क्या पढ़ना है, तो लास्टली आपको पढ़ना है कि सर ट्रावर्सिंग कैसे करेंगे टोटल स्टेशन के सहारे, या प्रोफाइल प्रोफाइल सर्वे कैसे करेंगे। प्रोफाइल सर्वे मतलब क्या कि सर ये जो हमारे पास मेन, अगर मान लेते हैं कि मेन हमारे पास अलाइनमेंट जो रहता है वो ऐसा रहता है, तो इसके आसपास के सराउंडिंग्स जो है सर वो कैसे हैं, तो ये सारा सर्वे हम लोग टोटल स्टेशन के सहारे करना सीखेंगे। तो प्रोफाइल सर्वे क्या करेंगे, कंटूरिंग कैसे करेंगे इसके सहारे। अब ऑलरेडी आप कंटूर पढ़ करके आए थे बेसिक सर्विंग में, बट टोटल स्टेशन के सारे कैसे कंटूरिंग करेंगे तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इस तरह से आपके पास जो यूनिट नंबर 4 हो गया, तो सर इसमें भी हमको दो टॉपिक पढ़ना है, एक हमारे पास ईडीएम हो जाएगा और दूसरा हमारे पास टोटल स्टेशन हो जाएगा। तो इस तरह से दो यूनिट, मतलब इसी यूनिट के अंदर दो टॉपिक आपको यहाँ पे भी डिस्कस करना है। अब लास्टली आपके पास जो टॉपिक आ जाता है, अब उसके पास क्या आ जाता है सर कि मॉडर्न जो हम लोग टेक्निक यूज कर रहे हैं, जैसे हमारे पास हो जाएगा क्या सर जीआईएस क्या होगा, जीपीएस क्या होगा, ड्रोन क्या होगा, इन सारे चीज के बारे में आपको यूनिट नंबर 5 में पढ़ना है। तो जो सबसे लास्ट यूनिट आ जाएगा उसमें हम लोग क्या पढ़ लेंगे सर, तो इसमें हम लोग सर रिमोट सेंसिंग के बारे में, जीपीएस के बारे में, जीआईएस के बारे में, ड्रोन के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 5, जो कि आपका आखिरी यूनिट है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख लेंगे सर, तो ये चीज यहाँ पे लिखा गया कि सर रिमोट सेंसिंग क्या होता है। अब रिमोट सेंसिंग आप लोग देखे होंगे कि जो भी बढ़िया बढ़िया मॉल रहता है सर, तो जैसे हम लोग गेट के पास पहुंचते हैं, गेट अपने आप खुल जाता है, मतलब क्या सर वो सेंस कर रहा है। जैसे हम ही कुछ बोल रहे हैं यहाँ से, तो आप तो सर बहुत दूर बैठे हो, बट सर कुछ तो ऐसा है कि जो मैं बोल रहा हूँ उसका आवाज आप तक भी पहुंच पा रहा है। तो सर कुछ तो, रिमोट मतलब क्या होता है सर, दूर, और सेंस मतलब क्या, उस चीज को पता लगा पाना। तो रिमोट सेंसिंग मतलब क्या कि कोई भी सर जो दूर जगह, दूर मतलब हमसे दूर रह करके भी किसी भी चीज का अगर हम पता लगा ले रहे हैं तो उसी चीज को तो हम लोग क्या बोल देते हैं, रिमोट सेंसिंग बोल देते हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि सर रिमोट सेंसिंग में क्या क्या होता है हमारे पास। जैसे वहां पे हम लोग बात करते हैं कि सर एक हमारे पास सन रहता है, सन से हमारे पास सर लाइट निकलता है, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है सर, कुछ इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और कुछ एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर देगा। अब ये जो एनर्जी रिफ्लेक्ट होकर के वापस एटमॉस्फेयर में जाएगा, एटमॉस्फेयर में जाने के बाद हमारे पास सर जो भी सैटेलाइट्स वगैरह रहते हैं वो सैटेलाइट्स के पास पहुंचता है। अब सैटेलाइट क्या करता है सर कि जो भी इंफॉर्मेशन इसको एनर्जी के फॉर्म में पहुंच रहा था उसको वो बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करके जो हमारे पास अर्थ स्टेशन रहता है सर, अर्थ स्टेशन पे वो कन्वर्ट कर देता है और अर्थ स्टेशन से हमको पता चल जाता है कि सर ये जो ऑब्जेक्ट था ये ऑब्जेक्ट कैसा था, मतलब ये दूर वाले ऑब्जेक्ट के बारे में आपने पता लगा लिया। तो ये सारा यूज आ जाता है रिमोट सेंसिंग में। जब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे कि सर रिमोट सेंसिंग का क्या क्या एप्लीकेशन होता है, क्या होता है पैसिव सोर्स ऑफ एनर्जी, क्या होता है एक्टिव सोर्स ऑफ एनर्जी, या सिविल इंजीनियरिंग में क्या रिमोट सेंसिंग का यूज है, इन सारे चीज के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अब तो आप लोग जानते भी होंगे कि सर हम लोग अब मैप का यूज करते हैं, गूगल मैप का यूज करते हैं। तो गूगल मैप मतलब क्या कि सर उसको हम लोग बोल देते हैं ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिसको शॉर्टकट में बोल देते हैं जीपीएस। तो यहाँ पे यही आपको पढ़ना है कि सर यूज ऑफ ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस क्या होता है। तो जीपीएस का यूज करना हम लोग कैसे सीखेंगे तो वो इस यूनिट में आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सर जीआईएस। अब जीआईएस मतलब क्या कि सर आप ना देखते हैं कि मौसम विभाग वाले पहले से प्रिडिक्ट कर देते हैं कि आज इतना बारिश होगा, आज तूफान आने वाला है, आज ऐसा आने वाला है। वो कैसे प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, आपके ज्योग्राफिक में क्या हो रहा है, जो आप पढ़े थे ना कि सर ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट हमने पढ़ा था भूगोल,
तो वही बोला जा रहा है कि सर ज्योग्राफी में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेना कि सर कहाँ पे हमको ट्रैफिक जाम मिलने वाला है, या सर कहाँ पे आज बहुत ज्यादा बारिश होने वाला है, कहाँ पे सर ड्रॉट आने वाला है, या कहाँ का पॉपुलेशन वगैरह कैसा है, सर कहाँ पे कौन सा जनजाति रहने वाला है। तो ये सारा जो आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो कि सर कहाँ पे किस चीज का खेती हो रहा है, कहाँ पे जंगल में कौन सा जानवर रह रहा है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है जिसको हम लोग बोल देते हैं जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम, जिसको हम लोग बोल देते हैं जीआईएस। तो यहाँ पे हम लोग जीआईएस के बारे में भी पढ़ेंगे कि उसका ओवरव्यू क्या रहने वाला है, उसमें कौन कौन सा कंपोनेंट्स आएगा, उसका क्या क्या यूज है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि सर कौन कौन सा सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे अलग अलग सॉफ्टवेयर के बारे में आपको हम बताएंगे। और अभी आपको बस काम क्या करना है कि सर जो गूगल जा करके ना प्ले स्टोर से ना कि गूगल अर्थ करके आता है, तो उस वाले एप्लीकेशन को ना आपको डाउनलोड कर लेना है, गूगल अर्थ, ठीक है। बाकी इसका यूज जब हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे थोड़ा सा आपको बताएंगे, ठीक है। लास्टली आपको क्या पढ़ना है कि सर इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रोन सर्वे। अब देखते हो कि आप सर्वे में सर क्या मतलब शादी वगैरह में क्या आ गया सर, ड्रोन का जमाना आ गया, वो कैमरा ऊपर उड़ते रहता है सर, वहां से फोटो कैप्चर हो जाता है, तो आप वो हाथ में लेकर के कैमरा चलने वाला जमाना खत्म हो गया सर। तो वो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि सर ड्रोन टेक्नोलॉजी क्या होता है, सर ड्रोन से कैसे हम लोग सर्वे करते हैं, आपको एक रिमोट लोकेशन है, दूर वाला लोकेशन है, कैसे हम लोग ड्रोन के हेल्प से लेकर के सारा सर्वेइंग का काम कर लेंगे। तो ये सारा कुछ आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 5 में। तो ये आपके पास ना एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन हो गया कि सर आपको पूरे सिलेबस में क्या क्या चीज जो है उसको आपको टैकल करना है, कौन कौन सा चीज जो है वो आपको पढ़ना है। क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले आपको ना उसके बारे में इतना पता होना चाहिए कि सर इस सब्जेक्ट में हमको क्या क्या पढ़ने वाला पर मतलब क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, क्या क्या सर चीज जो है वो हमको नया सीखने को मिलेगा, इसको कैसे हम लोग सर सिविल इंजीनियरिंग में अप्लाई कर पाएंगे, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। तो इन सारे चीज के बारे में आपको यहाँ से आइडिया लग गया कि सर जो टोटल 5 यूनिट है वो टोटल 5 यूनिट में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो ये चीज आपने समझ लिया। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि सर इस सब्जेक्ट के लिए हमको कौन कौन सा बुक का जरूरत पड़ने वाला है। अगर हम बात करें यहाँ पे जरूरत पड़ने वाले बुक्स का, तो आपको मैंने जैसे जब हम लोग पढ़ रहे थे बेसिक सर्विंग, तो बेसिक सर्विंग के समय मैंने आपको 2 बुक रिकमेंड किया था। एक मैंने बताया था आपको बीसी पुनामिया, और दूसरा मैंने आपको बताया था एन बसक। तो अब बीसी पुनामिया का मैंने वॉल्यूम 1 वहां पे बताया था, और इसके लिए अब आपको किसका जरूरत पड़ने वाला है, वॉल्यूम 2 का। तो अगर आप बुक परचेज कर लेते हो तो वेल एंड गुड, अगर आप बुक नहीं भी परचेज करते हो तो कोई दिक्कत का बात नहीं है। जितना आपको यहाँ से बता दिया जाएगा, जितना आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, वो नोट्स ना मोर देन इनफ होगा, मतलब मोर देन इनफ आप समझ सकते हो। सिर्फ आपके सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आप किसी भी कंपिटेटिव एग्जाम में भी बैठते हो तो उसके लिए भी आपका बहुत ज्यादा सफिशिएंट हो जाएगा। तो आपको अगर बुक परचेज कर सकते हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप जो आपका लाइब्रेरी है वहां से आप इसको इशू करवा सकते हो। कौन सा बुक, बीसी पुनामिया का वॉल्यूम कौन सा, वॉल्यूम नंबर 2। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ये आपके पास हो गया बुक्स। अब बुक्स के अलावा भी हम लोग को अब क्या क्या करना है, अब हम लोग इस चीज के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि सर बुक्स तो ठीक है सर, बुक्स आपने बता दिया कि बुक्स हमारे पास ये रहेगा। अब बुक्स के अलावा सर हम लोग को और क्या क्या करना है। तो अब नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सर व्हाट टू डू। अब व्हाट टू डू मतलब क्या कि सर अब हम लोग को और एक्स्ट्रा क्या क्या चीजें जो है वो करने का जरूरत है। तो एक्स्ट्रा चीज में आपको ध्यान क्या रखना है कि सबसे पहले तो सर स्पाइरल वाला कॉपी, जैसे मैं तो हमेशा से रिकमेंड करते आ रहा हूँ आपको, एक स्पाइरल वाला कॉपी ले लेना है। जैसे मैं आपको बेसिक सर्विंग पढ़ा रहा था, तो जो बच्चे बेसिक सर्विंग पढ़े होंगे तो उनको मैंने बोला था कि आपको एक मोटा कॉपी लेना है, उसमें आधा आपका 3rd सेमेस्टर में यूज में आ जाएगा और आधा उसी कॉपी का जो 4th सेमेस्टर में यूज आ जाएगा। तो अगर आपने वो कॉपी ले रखा है तब तो वेल एंड गुड। अगर आपने वो कॉपी नहीं लिया है तब आपको क्या करना है, एक पतला सा सफेद ब्लैंक कॉपी जो है वो आप यहाँ से ले लीजिएगा, स्पाइरल वाला। अब स्पाइरल कॉपी इसलिए जनरली बोलते हैं ना कि जब फोल्ड करने में पेज फटने का झंझट जो रहता है वो नहीं रहता है, आप इजीली फोल्ड करके उसको लिख लेते हो, इसीलिए बस, और उसका कोई ज्यादा एडवांटेज है नहीं। इसके साथ आपको और क्या करना है, तो इसके साथ आपको क्या करना है, तो सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कम से कम जो भी आपके सीनियर्स हैं उनसे 5 साल का क्वेश्चन जो है वो 5 इयर्स का, ऐसे लास्ट में तो हम लोग खुद से भी करवा देंगे, बट फिर भी आपके पास ये होना चाहिए ताकि जैसे जैसे चैप्टर्स कंप्लीट होता चले वैसे वैसे आप इस चीज को रिवीजन करते चले। अब उसके साथ साथ आपके पास अब क्या होना चाहिए, तो सर अब आपके पास, चूंकि 3rd सेमेस्टर में भी मैंने आपको बोला था, बट अगर 3rd सेमेस्टर में भी नहीं भी लिए तब उतना कोई बड़ा बात नहीं है, बट अब आपके पास कम से कम सर एक आपके पास एसएससी जेई का, ठीक है, एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, ठीक है, कोशिश कीजिएगा आयुष मास्टर पब्लिकेशन का अगर हो जाए तो वो बुक आपको परचेज कर लेना है। और उसके साथ साथ एक यूथ पब्लिकेशन का बुक आता है, यूथ पब्लिकेशन का, ठीक है, इसका मतलब 5 वॉल्यूम में बुक आता है। ऐसे तो मैं पीडीएफ आप लोगों को, जो भी बच्चे थे 3rd सेमेस्टर में, उनको भी मैंने पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया था, तो बाकी मैं पीडीएफ तो प्रोवाइड करवा दूंगा, बट अगर आप बुक परचेज करना चाहते हो तो ये बुक भी आप परचेज कर सकते हो। यूथ पब्लिकेशन के लिए जितना भी जेई का हुआ है ना, जेई का 5 वॉल्यूम आता है, तो आपको क्या करना है, कम एक एक वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम, जो सब्जेक्ट आपका होता जाएगा वैसे वैसे आपको वॉल्यूम जो है वो उसका खरीदते चलना है। तो इससे आपको क्या आइडिया मिल जाएगा कि सर जो चीज हम लोग पढ़ रहे हैं उसका कंपिटेटिव में कैसा क्वेश्चन आ रहा है, क्या उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उससे आपको मोरल जो है वो बूस्टअप होगा और वही कॉन्फिडेंस आपको आगे चल करके एग्जाम में फायदा करने वाला है। तो इतना चीज
आपको ले लेना है। इसके साथ साथ एक और बुक जो आपको परचेज करना है, वो परचेज करना है गुप्ता एंड गुप्ता, गुप्ता एंड गुप्ता। अब ये सारे बुक के बारे में मैं इसलिए आपको बता रहा हूं ताकि आपको ना सिर्फ सेमेस्टर के लिए नहीं, आगे चल करके फ्यूचर के लिए भी आपको एडवांटेजियस हो जाए। तो इन सारे चीज को आपको परचेज कर लेना है और उसके साथ साथ जितना आपको नोट्स बताया जाए वो नोट्स आपको कवर करते चलना है। इतना अगर आप कर लेते हो तो नो डाउट आपका एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर रहेगा। आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठते हो तो उसमें भी आपका स्कोर जो रहेगा वो बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मेरा जो प्रिपरेशन हो रहा है वो सही ढंग से प्रिपरेशन मेरा चल रहा है। तो ये हमारे पास एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन हो गया पूरे सिलेबस का। अगेन अगर हम लोग बात कर लें कि सर जो हमने थर्ड सेमेस्टर में आपसे प्रॉमिस किया था, क्या वो हमने पूरा किया कि नहीं पूरा किया, तो बिल्कुल हमने थर्ड सेमेस्टर में जो भी आपसे प्रॉमिस किया था, जो भी बच्चे थर्ड सेमेस्टर में जुड़े होंगे उनको पता होगा, और जो नहीं बच्चे जुड़े हैं वो कुछ जो भी यहाँ से क्लास परचेज किए उनसे आप पूछ लीजिए कि क्या सर ने पूरा का पूरा क्लास लाइव क्लास में करवाया कि नहीं करवाया, क्या सर समय से सिलेबस कंप्लीट करवाया कि नहीं करवाया, इनफैक्ट सर ने 2 बार या 3 बार रिवीजन सिलेबस कंप्लीट किया कि नहीं किया, उसके साथ साथ क्लास का पीडीएफ नोट्स मिला कि नहीं मिला, सर ने जो ब्रह्मास्त्र लिया वो ब्रह्मास्त्र लिया कि नहीं मिला। तो ये सारा चीज जो भी कमिटमेंट था वो सारा कमिटमेंट हमने पूरा किया। इस बार से एक नया कमिटमेंट इसमें हम लोग ये ऐड करने वाले हैं कि जो भी आपका एग्जाम पैटर्न होगा उस एग्जाम पैटर्न पे आपको हम लोग टेस्ट सीरीज जो है वो भी प्रोवाइड करवाएंगे। जो भी आपके पास एग्जाम पैटर्न होगा उस एग्जाम पैटर्न पे हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट सीरीज जो है हम लोग यहाँ पे अवेलेबल करवाएंगे। तो ये चीज याद रखिएगा, टेस्ट सीरीज भी यहाँ से प्रोवाइड आपको करवाया जाएगा। उसके साथ साथ आपको और क्या ध्यान में रखना है, तो आपको एक चीज ये ध्यान में रखना है कि अब हम लोग ना ऑब्जेक्टिव सेशन भी आपको एक्स्ट्रा करवाएंगे। ऑब्जेक्टिव सेशन क्या रहेगा कि जो सब्जेक्ट चल रहा है उस सब्जेक्ट का भी, और जो आपने थर्ड सेमेस्टर में सब्जेक्ट पढ़ रखा है उस सब्जेक्ट का भी ऑब्जेक्टिव सेशन आपको करवाते चलेंगे। उस ऑब्जेक्टिव सेशन में जो मैंने आपको बुक बताया, जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के बुक हैं, जो भी एई में आए हुए हैं, उन सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाएंगे। उससे आपका क्या होगा कि पुराने सब्जेक्ट्स का भी रिवीजन होता चलेगा, और जो नया सब्जेक्ट जो आपका सेमेस्टर का सब्जेक्ट है वो तो आपका कंटिन्यूएशन में चलता ही रहेगा। तो वो जो हम लोग करवाएंगे क्वेश्चन का प्रैक्टिस, वो जनरली हम लोग संडे को करवाएंगे कि संडे को आपका 2 घंटे का या 1 घंटे का या 3 घंटे का, जैसे आप लोग जैसे जैसे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा वैसे वैसे हम लोग एक सेशन रखते जाएंगे और वहां पे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करते जाएंगे। तो ये हमारे तरफ से आपको जो है इतनी सारी चीजें जो है वो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसके बाद अब लास्टली ये बात आ जाता है कि सर जो हमारा बैच है वो बैच कब से स्टार्ट होने वाला है। तो जो आपका बैच स्टार्ट होने वाला है वो स्टार्ट होने वाला है 24 दिसंबर से। तो ये चीज आपको याद रख लीजिएगा कि 24 तारीख से आपका बैच जो है वो स्टार्ट होने वाला है। जो हमारा एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन पे सारा जो कोर्स है वो आपका रन करने वाला है। ठीक है, तो बस इतना ही। और फी के बारे में, तो फी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि सर 1849 रुपीज़ फी है। बाकी आपको और भी कोई डिटेल चाहिए फी से रिलेटेड या किसी और चीज़ से रिलेटेड, तो नीचे में ना आपको ना एक नंबर स्क्रॉल करता हुआ दिखाई देगा। तो आप इस नंबर पे जब आप कंसल्ट करोगे तो आपको जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आज हम लोग जो ये पहला आपको सब्जेक्ट और जो इंट्रोडक्टरी क्लास है उसमें बस हम लोग इतना ही रखते हैं, जिसमें हमने ये देख लिया कि सर हमारा पूरा जो सर्वेइंग का क्लास है उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीज़ हमको जरूरत पड़ने वाला है, कौन कौन सा बुक का जरूरत पड़ने वाला होगा, कैसा कॉपी चाहिए होगा, ये सारा चीज़ हमने डिस्कस कर लिया। तो इस लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं। तो अगले लेक्चर से जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग यूनिट नंबर 1 जो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जहां भी रहिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।